नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग अपने कई सारे अभियानों के लिए चर्चा में रहता है। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाता है, कभी तबादलों के खिलाफ, और सबसे बड़ा अभियान उसका गड्ढा मुक्ति का अभियान है। लेकिन इन सब अभियानों के इतर भी एक अभियान ऐसा है जिस पर सबकी नज़र होती है, वो है सरकार के खजाने की सफाई का अभियान, जिसको ठेकेदार, इंजीनियर और बड़े बड़े अफसर और मंत्री मिलकर चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बार फिर से इसी अभियान को लेकर शायद रस्साकसी चल रही है, और इस रस्साकसी में मंत्री, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष ये सब आमने सामने हैं। जितिन प्रसाद थोड़े समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया, फिर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके बाद चुनाव हो गया, थोड़े दिन बाद वो जो शिक्षा तकनीकी के मंत्री थे। लेकिन जब दोबारा वो मंत्री बने तो फिर उनको पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम महकमा दे दिया गया। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आंखें फाड़ कर देखते रहे, हैरत में पड़ गए कि ये कहाँ चमत्कार हो गया कि कांग्रेस से आया हुआ एक नेता यूपी में बीजेपी की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गया। जो पहले डिप्टी सीएम के पास जो पद था, केशव मौर्य के पास जो विभाग था, वो आ गया। अब शुरू हुआ कि भाई गंगा में हाथ धुलाई का काम शुरू किया जाए, लेकिन जैसे हाथ डाले तैसे जल गए, क्योंकि तबादलों को लेकर विभाग में बवाल मच गया। मंत्री के निजी सचिव को हटाया गया, जांच शुरू हो गई, एपीसी को जांच दी गई कि तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है एक्सीएन के, एसी के, जेई के, एई के, इस पर आप रिपोर्ट दीजिए। हालांकि जब जांच कमेटी बन जाती तो फिर रिपोर्ट खाली लीपापोती होती है, उस पर आप बहुत ना इंतजार करिए ना उसको लेकर बहुत उम्मीद पालिए। तो खैर वो मामला निपटा, मंत्री बैकफुट पर आ गए। मौका नहीं लग रहा था, तालाब में कांटा डाले शिकारी बैठा है, मछली आती है देख के चली जाती है। अब मौका आया कि साहब 31 अगस्त तक सारी वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन 1 तारीख बीत गई, 2 तारीख बीत गई और मंत्री को कोई जानकारी नहीं। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि योगी की सरकार में पहले भी ये बात आती रही कि अफसर मंत्रियों को काम नहीं करने देते, या उनकी सुनते नहीं, या मंत्रियों की मनमानी नहीं चल पा रही है। योगी पार्ट 2 में भी ऐसे है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अफसरों को मंत्रियों की निगरानी के लिए लगाया गया है, और दूसरा कि वो भ्रष्टाचार न कर पाएं। हाँ, अफसर चाहे जितना करे उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको माना गया कि वो पाक साफ है। अब ऐसे में कई सारे मंत्री जो कहीं भाग्य से दुर्भाग्य से एक बार मौका पा जाते मंत्री बनने का, तो फिर वो लेट जाते हैं प्रमुख सचिव और अफसरों के सामने कि भाई आप तो लंबे समय तक तो 30-40 साल के लिए हो, हमें 5 साल मिला, हमारा सहयोग कर दो, हम तुम दोनों मिलकर गाड़ी अपनी चलाते रहें। अब पीडब्ल्यूडी में एक लेटर बम फट गया। जितिन प्रसाद 6 महीने से पिछले इंतजार में थे, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को घेरा। साफ है कि प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण और मंत्री पीडब्ल्यूडी के जितिन प्रसाद में तालमेल का अभाव है, क्योंकि मंत्री ने बैठक ली थी 28 तारीख को और कहा था कि 31 तक सारी स्वीकृतियां जारी हो जाए वित्त से संबंधित। कुल 60-70% ही जारी हो पाई। गड्ढा मुक्ति के लिए भी उन्होंने अभियान चलाया था, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। फिर मंत्री ने मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया, वहाँ भी बहुत सारे अधिकारी गायब मिले। फिर मंत्री जी गए वहाँ पर कानपुर, वहाँ विधायक और पब्लिक ले जाकर उनको सड़क पे खड़ा कर दी कि इसको खोदो, और मंत्री उंगली लगाए, सड़क उखड़ गई।
तो क्वालिटी पर भी फजीहत। ये जो चीज़ें दर्शाती हैं कि शासन और सरकार यानी कि अफसर और मिनिस्टर के बीच तालमेल का अभाव है, वो अभी तक चल रहा है। और आपने तो देखा कि दिनेश खटीक ने इसी के नाते इस्तीफा दे दिया था, फिर कैसे कैसे उस पर बीजेपी के नेताओं ने मट्टी डाल के उस मामले का पटाक्षेप किया। तो जहाँ जितना बजट है, जहाँ जितना पैसा है जिस महकमे में, वहाँ लड़ाई भी उतनी तेज होगी। अब इस लड़ाई में लोग कहते हैं कि भाई सरकार कमज़ोर पड़ जाती है, शासन मजबूत है, तो माल भी जो ज़्यादा ताकतवर होगा, पावर जहाँ होगा वहीं पर ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भूषण इस समय ताकतवर IAS अफसरों में उत्तर प्रदेश के PWD जैसे महकमे को चला रहे हैं और उनकी ऊर्जा का स्रोत वही है, वही उनको सुरक्षा देता है जो सबका मालिक है, यानी कि SPG। ब्यूरोक्रेसी में इस समय आया राम कम, गया राम ज़्यादा चल रहा है। 2008 बैच के IAS विद्या भूषण को भी सरकार ने VRS दे दिया है, यानी कि उनकी नौकरी अब IAS की समाप्त हो गई है, अब वो स्वतंत्र हैं। विद्या भूषण की VRS इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी पत्नी जो IPS अफसर थी अलंकृता सिंह, जो उनकी के बैच 2008 की हैं, उनको सरकार निलंबित किए हुए पहले से, और वो उस निलंबन को लेके ना तो कोई पैरवी करती हैं, ना तो किसी से मिलने आती हैं। वो विदेश में हैं, लंदन में हैं, पिछले 1.5 सालों से वो बिना अनुमति के विदेश में हैं। वो लौटेंगी या नहीं, इस पर भी कोई साफ स्थिति नहीं है। विद्या भूषण से पहले आपने देखा होगा कि रेणुका कुमार जो सीनियर IAS अफसर रही 1987 बैच की, उन्होंने भी समय से पहले VRS मांगा। केंद्र सरकार ने उनको जवरिया उत्तर प्रदेश भेजा था और वो यूपी आने के बजाय उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। उनकी नौकरी अभी 2023 में जून तक है, लेकिन अब वो भी VRS लेकर जा चुकी है। उसके बाद नंबर आता है विकास गोठलवाल का। विकास गोठलवाल उत्तर प्रदेश के अच्छे और ईमानदार अफसरों में रहे, लेकिन वो भी चाहते हैं नौकरी छोड़ना। उनकी पत्नी हैं अमृता सोनी, इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की मुख्य स्टाफ अफसर हैं। वो तो खैर नौकरी में हैं, लेकिन अभी गोठलवाल के VRS पर मुहर नहीं लगी है। विद्या भूषण अमेठी और प्रतापगढ़ और कई सारे ज़िलों में DM रहे। उनकी नौकरी अभी करीब 17 साल बची थी। ऐसे में एक नौजवान अफसर का अपनी सेवा के 10 साल 15 साल के भीतर रिज़ाइन कर देना, VRS ले लेना, क्या दर्शाता है? जी श्रीनिवास लू का नाम आपने सुना होगा, वो भी जो है 2005 बैच के IAS हैं, वो भी जा रहे हैं। रेणुका जी जा चुकी हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है? इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो भारत में 2004 के बाद से पेंशन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। पेंशन की दूसरी पॉलिसी आ गई, जिसको लोग बहुत सुरक्षित नहीं मानते कर्मचारी। दूसरा, इस वजह से शायद मोह भंग हो रहा है कि अफसरों को विदेशों में या विभिन्न प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अच्छे अवसर मिल रहे हैं और वो इस चमकती हुई नौकरी जिसको देश की सर्वोच्च सेवा मानी जाती थी, उसको सोचने पर विवश हो जाते हैं। और तीसरा, कुछ लोग जो सरकारों के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते और वो चाहते हैं कि इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर ही वहीं कुछ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे लोग इस्तीफा देते हैं। हालांकि आप ये मान लीजिए कि जो लोग यंग स्टेज में जा रहे हैं वो निश्चित ही उन्होंने अपने कैरियर की दूसरी संभावना तलाश ली होगी, चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, 1 साल 2 साल नौकरी बची है, उनके VRS लेने पे कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ समय में ब्यूरोक्रेसी में नौजवानों का एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था या जो सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहता, उसने VRS की ओर देखना शुरू किया है। ये एक शुरुआत भी कह सकते हैं आप, ये आगे चलकर और भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि अब जो लोग आएंगे उनके रिटायरमेंट के बाद उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा 60 साल के बाद क्या करना है
इसके विषय में भी आईएएस अफसर सोचने लगे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में रोडवेज, ये जो परिवहन विभाग है, ये बड़ी चर्चा में रह रहा है। कभी लगता है कि ये प्राइवेटीकरण हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। कभी एक फरमान आता है कि साहब इनकी जो इतनी संपत्तियां हैं उसका ज़रा डीएम सर्किल रेट निकलवाओ क्या है। तो क्या इसकी बोली लगेगी? क्या उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा? कई सारे सवाल आ रहे हैं, आशंकाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था जो है वो पहले से खटारा बसों के हवाले है। ऐसे में जब कोई आदेश फरमान आता है तो बीच बीच में ये आशंका हवा में तैरने लगती है कि साहब ये निजी क्षेत्र में जाने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में जाने की अफवाहों के बीच हम एक ताज़ा मामला इसलिए लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के एमडी हैं संजय कुमार, जिन्होंने एक पत्र लिखा है सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को 1 नवंबर को, और 48 घंटे के भीतर उनसे मांगा है कि रोडवेज की कितनी संपत्तियां हैं और उनका आज की तारीख में डीएम सर्किल रेट क्या है। ये पूछना इस आशंका को जन्म देता है कि क्या उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग या रोडवेज अपनी संपत्तियों की बिक्री करने की तैयारी में है, या खाली ये चेक किया जा रहा है कि हमारे पास कितना एसेट है, कितने करोड़ का है। हालांकि अगर कोई एमडी इस तरह का पत्र जारी करवा रहा है तो निजी क्षेत्र में चल रही चर्चाओं के बीच आप इसे आग में घी की तरह देख सकते हैं। ये सारे आरएम को ये पत्र गया है, सर्किल रेट पर मूल्यांकन मांगा गया है और 48 घंटे में मांगा गया था, यानी कि 1 नवंबर का पत्र, 3 नवंबर को संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है। अब परिवहन निगम ऐसे पत्र क्यों जारी कर रहा है? इसको लेकर स्वाभाविक है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने की तमाम सारी आशंकाएं बढ़ेंगी, कानाफूसी होगी। क्या इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र चल रहा है? आखिर ऐसी सूचनाएं क्यों इकट्ठा की जा रही हैं? क्या कर्मचारियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी है? क्योंकि जो रोडवेज घाटे में चल रहा है, जिसने दिवाली पर भी अपने कर्मचारियों को 1 रुपया बोनस नहीं दिया, ऐसे में इस आशंका को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? इधर आप देखो, जो कर्णधार हैं परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह, वेंकटेश्वर लू, ये सब चुप्पी साधे हैं। रोज फरमान जाता है, वहाँ जौनपुर में डांस कर रहे हैं मंत्री, बेफिक्र हैं, कोई उनको चिंता नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। इतने साल बाद मौका मिला है। दयाशंकर को लोग कहते हैं बड़े जमीनी नेता हैं, बड़े मेहनती हैं, लेकिन आज जो रोडवेज जमीन से गड्ढे में जा रही है उसको उबारने के लिए वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने पिछले 6 महीने में रोडवेज के लिए जब कहा गया कि अब 75% प्राइवेट बसें चलेंगी सड़कों पर और सरकार की बसें 25% चलेंगी, तब भी वो चुप रहे। आज सारी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, नीलामी की आशंका है, उस पर भी वो चुप हैं। लोकतंत्र में मंत्री बनने के बाद जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो क्या जनता के दुख दर्द पर बोलने के लिए या कोई मुंह पे टेप लगा देता है? क्या कारण है कि खाली अपने ही सुख में दुनिया का सुख नजर आता है? खैर, उत्तर प्रदेश का रोडवेज विभाग जो संकेत आ रहे हैं, जो आशंका है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। क्या इसमें क्या सच्चाई है ये आने वाले दिनों में दिखेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वह दिन दूर नहीं। जैसे शराब के सिंडिकेट जिले जिले में खड़ा हो गया, वैसे जिले जिले में रोडवेज के अलग अलग टेंडर होगा, ठेकेदार आ जाएंगे, रोड पे चलाएंगे, अपने हिसाब से किराया वसूलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जब सब जा रहा है तो धीरे धीरे ये भी धक्का लग जाए, क्योंकि जब आमदनी नहीं है, इनके पास बहाना है कि साहब घाटे में चल रहा है, टायर ट्यूब खरीदने का पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल का किराया नहीं भर पा रहे हैं, और जब दाम बढ़ाओ, किराया बढ़ाओ, जनता चिल्लाती है, बोझ पड़ता है, इससे अच्छा छोड़ दो। तो ये हाल है जो जनता के बड़े शुभचिंतक मंत्री और नेता हैं उनका। अब देखिए, अभी तक तो यही एक सहारा था कि रेल न मिले तो रोडवेज की बस से लोग सस्ते दरों पर यात्रा कर लेते थे। आगे क्या होगा भगवान मालिक। यूपी पुलिस में जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तो कहा गया कि आईपीएस अफसरों का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ गया,
बहुत सालों से जो सपना देखा जा रहा था वो पूरा हो गया। अब कमिश्नर प्रणाली में हम डीएम के अधीन नहीं रहेंगे और स्वतंत्रतापूर्वक काम करेंगे। बड़े मजिस्ट्रेटियल अधिकार मिल जाएंगे। तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ी पीठ थपथपाई, लेकिन 2 साल बाद अब फिर यूपी पुलिस के कमिश्नर प्रणाली में जो आउटर के जिले बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो क्या ये फैसला उस समय सही था या आज सही है, या उस समय चूक हो गई थी या अब सही किया जा रहा है? यूपी पुलिस के 3 जिले ख़त्म हुए हैं जो कमिश्नर प्रणाली आने के बाद से बने थे आउटर के नाम से। लखनऊ ग्रामीण, कानपुर आउटर, वाराणसी आउटर। किसी में 12 थाना, किसी में 14 थाना, किसी में 6 थाना, इस तरह के थाने थे। वहाँ एसपी तैनात थे। अब वो एसपी इंडिपेंडेंट थे। कमिश्नरी में डीसीपी हैं एसपी रैंक के अफसर। वो चौकी इंचार्ज और सिपाही भी बिना कमिश्नर की इच्छा के नहीं बदल पाते। अभी तक बगल बैठ के लखनऊ में और कानपुर में और बनारस में एसपी साहब मौज उड़ा रहे थे। अब वो वही डीसीपी हो गए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब वही मट्टी के तेल वाली स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं रह गया। जो थाना अध्यक्ष कल तक उनके रहमो करम पर था, अब वो कमिश्नर के अधीन आ गया। अब आप एसपी साहब उसका कुछ कर नहीं सकते। तो यूपी पुलिस में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, लेकिन आनन फानन में हुआ। भाई कमिश्नर के पास बंदूक का लाइसेंस देने कोई अधिकार नहीं है, शराब का लाइसेंस देने कोई अधिकार नहीं है। खाली क्या कर रहा है, कौन अधिकार मिला कि 151 में जो बंद हुए उसको एसीपी डीसीपी छोड़ दें, ये एक अधिकार खाली मिला। और कोर्ट बनी है कि साहब जज साहब कोर्ट में मजिस्ट्रेट बन के बैठे हैं। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इस कमी को वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान ने शायद महसूस किया होगा। सरकार की इस मामले में हम तारीफ करेंगे कि नगराम से शुरू हुआ और बीकेटी तक जाए, लखनऊ के किनारे किनारे के थानों को मिला के एक जिला बना दिया गया। 150 किलोमीटर एसपी दौड़े इसी लखनऊ में। ऐसा कौन सा डिवीजन किया गया कि 5 थाने मिला के बाहर बाहर पूरे लखनऊ का चक्कर काट रहा है, एसपी बनाया गया? तो ये जो वितरण था बड़ा असमान था और इस वितरण को अब ख़त्म किया। एसपी रैंक के अफसरों के लिए तो ठीक था क्योंकि उनको कुछ मिल जाता था। भाई जहाँ कुछ नहीं, सूखा है, जहाँ नान डी में पड़े हैं, उससे अच्छा 5 थाने के जिला बहुत है। 4 लोग जी हजूर सलाम तो करेंगे, लेकिन अब इन तीनों जिलों में एसपी, एएसपी, सीओ, इनके सारे पद समाप्त हो गए। तो ये जो हालात बने हैं ये किसकी चूक से बने? जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। हम जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करते हैं तो हम दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इनको भी देखना चाहिए, इनका भी अध्ययन होना चाहिए कि हमने वहाँ पर उन्हें कितने अधिकार दे रखे हैं। आप एडीजी स्तर का अधिकारी आज पुलिस की कप्तानी कर रहा है कमिश्नर बन के। एसपी रैंक में आप रहते हैं जिले में, फिर आपको जब डीआईजी बन जाते हैं तो रेंज में चले जाते हैं, फिर आईजी बनते हैं, तब एडीजी बनते हैं। 3 रैंक ऊपर, जो 50 साल के ऊपर की नौकरी हो गई, जिसकी उम्र हो गई, जो अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद उनको यहाँ कप्तानी मिल रही। इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी, इस पर भी किसी दिन कोई अफसर, कोई सरकार सोचेगी कि आईजी कमिश्नर होना चाहिए या एडीजी। लेकिन कुछ कमियों को दुरुस्त करते रहने का नाम ही सजगता है, जागरूकता है। ये सरकार ने ये कदम उठाकर निश्चित ही आम आदमी की परेशानी को समझा है, क्योंकि अगर नगराम में कोई एसपी बैठेगा तो बीकेटी का आदमी 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर सवेरे शाम तक वहां पहुंच पाएगा, तब वो एसपी से मिल पाएगा। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते, नए जिले बनाने पर तमाम सारे वाहन, बिल्डिंग्स, कार्यालय, संसाधन, अलग पुलिस लाइन, तमाम सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। उनको कुछ नहीं किया गया और खाली घोषणा करके अपनी पीठ थपथपा ली गई। बहरहाल आज मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगा। ये लाइनें शहर और गांव के अंतर को तो दर्शाती ही हैं। हम जैसे लोगों के पेशे में जो लोग हैं
उनको भी बताती हैं कि जो सब की तरफ उंगली उठाते हैं वो अपनी ओर भी उंगली उठाएं और देखें। तो सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गज़ल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।